हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जैसे कि यूनिवर्स का ओरिजिन, अर्थ का ओरिजिन और अर्थ पे लाइफ का ओरिजिन। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखें, इन तीनों में से सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, पहले यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ होगा, उसी के बाद हमारा अर्थ बना होगा और फिर अर्थ पे लाइफ आई होगी। तो एक एक करके हम इन सारी कहानियों को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिवर्स के ओरिजिन की। अब ये बताइए, यूनिवर्स से के ओरिजिन से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस थ्योरी आई थिंक सबने सुनी होगी, राइट? तो एक बहुत ही फेमस थ्योरी है और थ्योरी का नाम है दैट इज बिग बैंग थ्योरी। सो यस, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? बिग बैंग थ्योरी, द वेरी फेमस थ्योरी विच इज रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब देखो, यूनिवर्स का ओरिजिन माना जाता है कि आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले होता है थ्रू एन इवेंट। उस इवेंट को हम पहले तो साइंटिफिकली उस इवेंट को क्या कहा जाता है वो समझेंगे, और एनसीईआरटी में बिग बैंग थ्योरी के बारे में क्या बताया गया है, देन वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, तो यूनिवर्स माना जाता है कि उसका ओरिजिन 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है एक ऐसे इवेंट के द्वारा जिसको हम कहते हैं एक्सपेंशन। सो थ्रू अ मैसिव एक्सपेंशन इवेंट। अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा पॉज लेंगे और एक्सपेंशन के सामने लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये एक्सपेंशन क्या है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, एक्सपेंशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा आज एनसीईआरटी के अंदर। लेकिन एक्सपेंशन के अलावा देखिए, ये तो साइंटिफिक स्टडीज कहती है ना। अब देखिए, एनसीईआरटी भी ऑब्वियसली रिसर्च बेस्ड है, लेकिन इसमें एक्सपेंशन के अलावा एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ओके, so NCERT says as per the Big Bang theory there was a singular huge explosion, जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते फिजिकल फॉर्म्स में, है ना। अब ये एक्सप्लोजन शब्द जो है यहां पे कभी कभी मिसलीडिंग हो जाता है। मिसलीडिंग क्यों हो जाता है? बिकॉज पीपल थिंक कि ये एक्सप्लोजन किसी बॉम्ब एक्सप्लोजन के समान है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, राइट? ये कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं था कि एक कंडेंस्ड मैटर है, वो उसके अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो फिर मैटर जो है वो स्कैटर हो जाता है, फिर उससे गैलेक्सीज बनती है। तो ये जो कहानी है ये बिल्कुल मतलब फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो फिर असलियत क्या है? अब देखिए, असलियत को जानते हैं। आपको इमेजिन करना है कि ये जो पूरा मतलब यूनिवर्स है ना, वो एक, मान लीजिए दिस इज अ बलून। ओके, इस बलून को हम स्पेस के समान समझेंगे। ओके, और इसमें यहां पे मैं कुछ डॉट्स बना रही हूं। ये डॉट्स अभी एक जगह पे कंसंट्रेटेड है, फाइन। ये डॉट्स को आपको समझना है यूनिवर्स, फाइन। तो आपको क्या समझना है, यहाँ पे मैं साथ में ये भी आपको थोड़ी एनालॉगी समझाने के लिए, बलून जो है स्पेस के समान है, इसमें जो ये डॉट्स हैं वो हमारे कंडेंस्ड मास के समान है। तो यूनिवर्स क्या है अभी? कंडेंस्ड मास, जिसमें बहुत सारी एनर्जी समाई हुई है। क्लियर? अब क्या होता है, इस बैलून के अंदर मैं क्या करती हूँ, एयर को ब्लो कर देती हूँ, जिससे कि क्या होता है, ये बैलून का एक्सपेंशन होता है। और बैलून के एक्सपेंशन के कारण यहां पे जो हमने डॉट्स बनाई थी दे हैव मूव्ड अपार्ट। क्लियर? तो कुछ उसी प्रकार देखिए क्या होता है, जो साइंटिफिक रिसर्च है वो ये कहती है कि असल में जो हमारा स्पेस है ना, अब स्पेस तो अनंत है, यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए स्पेस को हमने यहाँ पे इत्तू सा बनाया है। जो स्पेस है असल में वो स्पेस क्या कर रहा है, वो स्पेस एक्सपेंड कर रहा है। स्पेस अगर एक्सपेंड करेगा तो यहाँ पे ये जो कंडेंस्ड मैटर है ये स्प्रेड होगा। ये क्या होगा? ये स्प्रेड होगा। और इसके बाद अभी देखिए, जब यूनिवर्स का ओरिजिन हो रहा था, जब ये एक्सपेंशन वाला जब इवेंट हुआ था, उस दौरान कंडीशंस ऐसी थी कि एटम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, इतना हाई टेम्परेचर था। जब टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर कम होने के कारण
एटम्स की एग्जिस्टेंस होती है, और एटम्स की एग्जिस्टेंस होने के बाद फिर बनती है हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस, और हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस फिर उसके बाद बनने के बाद जब गैसेस ग्रेविटी के फोर्स के कारण कंडेंस होती है तो बनते हैं बहुत सारे स्टार्स। कितने? अप्रोक्सीमेटली आप मतलब अभी मैं स्टार्स का काउंट भी आपको बताने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे स्टार्स बनते हैं, और बहुत सारे स्टार्स का जो क्लस्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? उस क्लस्टर को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स का एक क्लस्टर बन गया है कुछ इस प्रकार से। ये जो बहुत सारे स्टार्स का क्लस्टर बना है इसको हम क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं गैलेक्सी, राइट। तो ऐसे 100 बिलियन गैलेक्सीज बनी है, राइट। तो 100 बिलियन गैलेक्सी, सोचिए 100 बिलियन गैलेक्सी, और एक गैलेक्सी के अंदर, मैंने बताया ना आपको स्टार का काउंट अभी मैं बताने की कोशिश करूंगी। सो देखिए 100 बिलियन गैलेक्सीज बनी है, और एक गैलेक्सी में आप सोचिए कि 100 बिलियन स्टार्स हैं। अब कैलकुलेट कीजिएगा खुद से कि अप्रोक्सीमेटली कितने स्टार्स होंगे, है ना। तो कुछ इस प्रकार के इवेंट्स हुए हैं अकॉर्डिंग टू द बिग बैंग थ्योरी, जिससे कि हमारे गैलेक्सीज बने हैं और स्टार्स बने हैं, एंड लेटर ऑन जो है प्लैनेट्स बने हैं। आई होप आपको 100% क्लैरिटी मिली होगी इस बात की कि ये एक्सप्लोजन शब्द का मतलब जो एनसीईआरटी में यूज किया गया है, एक्सप्लोजन क्या है, एक्सपेंशन क्या है। एक्चुअल में एक्सप्लोजन कोई बॉम्ब एक्सप्लोजन नहीं है। इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके, जो ये पूरा इवेंट है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से एक्सप्लोजन शब्द का इस्तेमाल करके एनसीईआरटी में बताया गया है। लेकिन उसके बाद में ये भी बताया गया है कि द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, है ना, और टेम्परेचर केम डाउन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर कम होगा तो एटम्स का एक्सिस्टेंस होगा, और फिर एटम से देखिए आगे क्या बनेगा? हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस बनेंगी, फिर इनसे हमारे फ्यूजन रिएक्शंस होंगे, स्टार्स बनेंगे, कंडेंसेशन होगा गैसेस का ग्रेविटी के कारण, तो प्रेजेंट डे गैलेक्सीज बनेंगी, स्टार्स बनेंगे, और फिर प्लैनेट्स बनेंगे ग्रेजुअली ओवर द टाइम, है ना। अब इन चीजों की बहुत ज्यादा डेप्थ में अगर हम जाएंगे तो पूरा लेक्चर यही बताते हुए चला जाएगा। ये बातों का जैसे है ना, यूनिवर्स अनंत है, तो इन बातों का भी मतलब कोई अंत नहीं है, राइट। तो अब सीधा हम आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करते हैं स्टोरी को। 13.8 बिलियन ईयर्स से फास्ट फॉरवर्ड हो करके हम आ जाते हैं 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जब बनती है हमारी प्लैनेट, दैट इज द अर्थ। ओके, सो ओरिजिन ऑफ अर्थ माना जाता है कब हुआ है? आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और कौन सी गैलेक्सी का हिस्सा है हमारा अर्थ? हमारा अर्थ ऑब्वियसली सोलर सिस्टम का पार्ट है। सोलर सिस्टम अभी आपको समझाऊंगी अच्छे से। और सोलर सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं? ऑब्वियसली गैलेक्सी में पाए जाते हैं। हमारी जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं हम मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। हिंदी में इस गैलेक्सी को क्या कहा जाता है जरा कमेंट में आप मुझे लिख करके बताएंगे बात। अब ये सोलर सिस्टम कैसे बना, प्लैनेट्स कैसे बना, तो लेट मी शेड अ लाइट ऑन इट वेरी ब्रीफली इसको समझेंगे यहाँ पे। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमको एक टर्म को समझना है, एंड द टर्म इज सोलर नेबुला। ये सोलर नेबुला क्या होते हैं, ये यूनिवर्स में कैसे बनते हैं? अब देखिए, बिकॉज ऑफ मैनी रिएक्शंस, बहुत सारे रिएक्शंस एक बॉडी के अंदर होते हैं जिसके कारण उसमें बहुत सारी ताकत पैदा होती है, और वो एक सेंटर बनता है। मतलब आप इमेजिन कीजिए एक सेंटर है जिसमें बहुत सारी ताकत है, और इसमें बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस मेनली। इस सेंटर को हम क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं बेटा स्टार। इसके आसपास, स्टार के आसपास बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं, किसके? गैसेस के, और डस्ट होता है बहुत सारा। फाइन, अब क्या होता है? ये जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं, है ना, ये जो पार्टिकल्स है इसके आसपास ही घूम रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा देखिए इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटी का पुल है। तो इसके आसपास जब ये पार्टिकल्स घूमते हैं तो पार्टिकल्स में देखिए क्या होता है, पार्टिकल्स में होता है आपस में कॉलिजन, है ना। और कॉलिजन और एग्रीगेशन के कारण, कुछ बॉडीज बनती हैं। उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं बेटा? उन बॉडीज को हम कहते हैं प्लैनेटेसिमल्स। ओके, उन बॉडीज को हम क्या कहते हैं? तो पार्टिकल्स देखिए कोलाइडेड एंड एग्रीगेटेड, जिसके कारण क्या बनते हैं? प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं।
इनसे बनते हैं हमारे प्रोटो प्लैनेट्स, इनसे बनते हैं हमारे प्रोटो प्लैनेट। अब देखिए प्रोटो वर्ड जो होता है वो होता है कि प्रोटो का मतलब कि इस स्टेज से पहले वाली स्टेज, तो प्लैनेट से पहले वाली स्टेज क्या कहलाएगी, प्रोटो प्लैनेट कहलाएगी। और फिर इसमें भी कॉलिजन्स होंगे, एग्रीगेशंस होंगे एंड अल्टीमेटली बनेंगे क्या, हमारे प्लैनेट्स। और ऑब्वियस ही बात है कि प्लैनेट जो है, क्योंकि हमारे ये जो सेंटर है जिसको स्टार कहते हैं हम, जैसे कि हमारा प्यारा स्टार है सन, है ना, तो जो सन है वो हमारा केंद्र है। केंद्र के आसपास जो है मतलब ग्रेविटी का पुल केंद्र के द्वारा इतना ज्यादा है कि ये जो प्लैनेट बनेगा ये इसी के आसपास घूमता रह जाएगा, अपनी एक्सिस पे भी घूमेगा और इसके आसपास भी घूमेगा। आई होप रोटेशन रेवोल्यूशन सभी ने एसएसटी में पढ़ा होगा, है ना। तो कुछ इसी प्रकार हमारे प्लैनेट्स बनते हैं और वन ऑफ द प्लैनेट इज आवर प्यारा अर्थ, है ना। तो अर्थ का ओरिजिन भी कुछ इसी प्रकार से हुआ होगा, राइट। अब अगेन जब अर्थ बना होगा, सोचिए अर्थ पे क्या कंडीशंस रही होंगी, है ना। सो हियर यू कैन सी इन दिस फिगर, मुझे तो ये कंडीशंस मतलब बहुत ज्यादा हार्श नजर आ रही हैं और एक्चुअल में भी ऐसी ही कंडीशंस रही थी, राइट। सो प्रिमिटिव अर्थ वाज हार्श, अनस्टेबल, कोई एटमॉस्फेयर, है ना। एनसीईआरटी ऐसा लिखती है ना कि अर्ली अर्थ पे कोई एटमॉस्फेयर नामक चीज नहीं थी। तो यस बहुत हार्श कंडीशंस थी भाई, बहुत हाई टेम्परेचर था, वेरी हाई टेम्परेचर, वॉल्केनिक इरप्शंस थे हर जगह। एटमॉस्फेयर जब बनता भी है तो उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, ध्यान रखनी है ये बात। तो जब एटमॉस्फेयर बनता भी है तो उसमें कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। अब ये एटमॉस्फेयर कैसे बना है ना, इसकी डिटेल जानकारी आपको लेक्चर के पार्ट 2 में मिलेगी। इस आज के लेक्चर में हमने बेसिकली थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कस करना है इन डिटेल। हम लाइफ के एक्चुअल ओरिजिन के बारे में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो उसमें आपको एटमॉस्फेयर के ओरिजिन के बारे में भी बताया जाएगा। अभी हम जान लेते हैं कि कंडीशंस कैसी थी मेनली। तो उस समय अर्थ पे देखिए कुछ एनर्जी के सोर्सेज भी हुआ करते थे। तो उस समय की अर्थ पे क्या क्या एनर्जी सोर्सेज हुआ करते थे, सो लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन एंड जियोथर्मल हीट, है ना। जियोथर्मल हीट का मतलब होता है कि अर्थ के अंदर जो समाई हुई हीट है दैट इज द जियोथर्मल हीट। अब देखिए क्या होता है जब एटमॉस्फेयर बनता है, एटमॉस्फेयर कैसे बना, एज आई टोल्ड यू वी विल बी डिस्कसिंग इन पार्ट 2। तो एटमॉस्फेयर जब बनता है तो वन ऑफ द गैसेस दैट इज फॉर्म्ड इन द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, in the primitive atmosphere of earth is the water vapor, not water, है ना, याद रखिए इस बात को, इट इज वाटर वेपर। जब अर्थ का तापमान होता है कम तो ये जो वाटर वेपर है ये वाटर वेपर होता है कंडेंस, और जब ये कंडेंस होता है तो ये कंडेंस होने के बाद हमारे अर्थ पे जो डिप्रेशंस हो जाते हैं मीटेरोइड स्ट्राइक के कारण उनको फिल करता है ना। उनको जब ये फिल करता है तो अर्थ पे आते हैं ओशंस, और लाइफ का ओरिजिन सबसे पहले कहाँ बताया गया है, ओशंस में बताया गया है। तो सोचिए जो मैंने आपको कंडीशंस बताई जो प्रिमिटिव अर्थ पे एग्जिस्ट करती रही हैं, जैसे कि कोई एटमॉस्फेयर ना होना, कोई मतलब इतना हाई टेम्परेचर जो हम सोच भी नहीं सकते, वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लाइटनिंग है, यूवी रेडिएशन है, इतना हीट है, जियोथर्मल हीट है, उस समय हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कंडीशंस में लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो है इन्हीं कंडीशंस के कारण एक ऐसा फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ जिससे कि लाइफ हैड टू ओरिजिनेट, राइट। तो इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज को कहा जाता है ना कि ये नहीं हो सकती है, देयर आर इमेंस पॉसिबिलिटीज विद एवरीथिंग टू हैपन, राइट। व्हेन डिड द लाइफ अपीयर ऑन अर्थ, तो हमने लाइफ मतलब अर्थ की कंडीशंस को जान लिया, अर्थ कैसे बनी ये हमने एक ब्रीफ में समझा। अब अर्थ पे लाइफ कैसे आती है, तो इसको लेकर के ना बहुत सारी थ्योरीज है ना। अच्छा सबसे पहले तो देखिए ये एक टाइमलाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टाइमलाइन मैंने आपके लिए अलग से लिख दी है, इसको लर्न बाय हार्ट, क्योंकि एनसीईआरटी में टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि यूनिवर्स कब आया, अर्थ कब आई या लाइफ कब आई, ठीक है। अब आगे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज अर्ली थ्योरीज विच आर रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ से जुड़ी क्या क्या कुछ फेमस थ्योरीज हैं, तो सबसे पहले तो देखिए दैट इज द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब ये थ्योरीज जो है ना ये
अर्ली आइडियाज हैं, मतलब जब बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि अभी इतनी ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई थी चीजों को लेकर के, साइंस इतनी एडवांस नहीं हुई थी, ये थ्योरीज उस समय दी गई हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमारी दैट इज स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, देन उसके बाद हम देखेंगे स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी, ये क्या है इसके बारे में समझेंगे, और उसके बाद हम समझेंगे कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी कैसे यूजलेस थ्योरी बन गई थी जब हमारे साइंटिफिक एविडेंसेस आए और उन्होंने बायोजेनेसिस की थ्योरी को एस्टेब्लिश किया। तो इन चीजों को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। सो लेट्स सी, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन देखिए, सोचिए मतलब स्पेशल वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये थ्योरी क्या कहना चाहती है, इसके जो बिलीवर्स थे वो क्या कहना चाहते हैं कि जो हमारा अर्थ है ना, पहली बात तो अर्थ खुद में ही किसी डिवाइन फोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है, और अर्थ पे जो लाइफ आई है वो भी डिवाइन फोर्सेस के द्वारा क्रिएटेड है, राइट। सो इसका बेसिक आइडिया क्या है कि लाइफ, अर्थ और जितने जीव हैं इस धरती पे, दे वर ऑल क्रिएटेड बाय द डिवाइन सुपरनैचुरल पावर, राइट। अब इसके क्या मेन व्यू पॉइंट्स हैं, सबसे पहले तो देखिए जो लाइफ हमें अपने आसपास नजर आती है वो वैसी ही थी, मतलब हमेशा से जो हमें लाइफ आसपास दिख रही है, इट वॉज क्रिएटेड एज इट इज, उसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। डिवाइन फोर्सेस ने जैसी लाइफ बना दी, लाइफ हमेशा से वैसी ही रही है, कोई सवाल इस पे नहीं उठाने का, राइट। स्पीशीज वर फिक्स्ड एंड अनचेंजिंग, हम कहते हैं ना ह्यूमंस जो है दे हैड इवॉल्व्ड ओवर द टाइम, है ना। इस तरीके से हमारे हॉर्स में इवोल्यूशन हुआ है, ये सभी चेंजेस आए हैं, तो नहीं, ये थ्योरी इन चीजों में नहीं मानती है। ये कहती है कि स्पीशीज हमेशा से जैसी हैं वैसी ही रही हैं, इंसान जैसा डिवाइन फोर्सेस ने बना दिया, इंसान हमेशा से वैसा ही रहा है, समय के साथ किसी जीव में कोई बदलाव नहीं आया, इवोल्यूशन जैसी चीजें नहीं हुई हैं, है ना। अर्थ इज अबाउट 4000 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो अर्थ हमारा जो है बताया जाता है कि आज से 4000 ईयर्स ओल्ड है। और अब देखिए इसकी, अब हम बहुत ज्यादा इसकी जो है डिबेट में नहीं जाएंगे कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। बेसिकली हम यहाँ पे बस इतनी बात को डिस्कस करेंगे कि ये एक बिलीफ पे बेस्ड एक्सप्लेनेशन है लाइफ के ओरिजिन को लेकर के। इसके बारे में हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटली इसको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं, कोई टेस्टेबल साइंटिफिक थ्योरी नहीं है ये, राइट। तो बस इतनी ही इस पे डिस्कशन काफी है, आई होप। अब डिड लाइफ कम फ्रॉम आउटर स्पेस, तो बहुत से साइंटिस्ट आज भी मानते हैं कि लाइफ जो है वो अर्थ पे उसका ओरिजिन हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट लाइफ जो है किसी आउटर स्पेस से अर्थ पे स्पोर्स की फॉर्म में आती है, राइट। सो एनसीईआरटी में भी देखिए क्या बताया गया है पैंसपर्मिया के बारे में। वन ऑफ द प्रपोज्ड हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये बताता है कि साइंटिस्ट मानते हैं कि स्पोर्स या किसी दूसरे फॉर्म में लाइफ किसी आउटर स्पेस से अर्थ पे आती है, अर्थ पे भाई लाइफ का ओरिजिन हुआ ही नहीं है ना। अब इसके फेवर में क्या कुछ एविडेंसेस है हमारे पास, तो यस, सम बैक्टीरियल स्पोर्स, कुछ बैक्टीरियल स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही हार्श कंडीशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वैक्यूम या रेडिएशन को लिमिटेड पीरियड के लिए क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। अब आज के समय में भी देखिए साइंटिस्ट क्यों बिलीव करते हैं इन चीजों पे, क्योंकि हमने मीटियोराइट्स आप समझते हैं, अर्थ पे जो स्ट्राइक करते हैं, मीटियोराइट्स आर बेसिकली द रॉक्स जो आसपास घूम रहे हैं सोलर सिस्टम में, है ना, और वो अर्थ पे, प्लैनेट पे स्ट्राइक कर जाते हैं, तो उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। तो मीटियोराइट्स के कंटेंट को एनालाइज करके पता चला है कि उनमें अमीनो एसिड्स पाए गए हैं, है ना। अब अमीनो एसिड्स लाइफ का ही तो संकेत है, तो इसलिए कुछ लोग आज भी, कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं इन चीजों में, है ना। हाउएवर, लेकिन अब आज तक कोई भी, अगर हम कहें कंक्लूसिवली, कोई भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जीव नहीं पाया गया है, कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर नहीं किया गया है सो फार, है ना। आप, मुझे पता है कि दिस माइट हर्ट योर इमोशंस, आपने एलियन से जुड़ी कहानियां काफी सुनी होंगी, लेकिन हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है उससे रिलेटेड, हमारे पास कोई एक कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि यस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यहाँ जो है पाए गए हैं, है ना। और यही रीजन है कि देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंस दैट लाइफ हैज रीच्ड अर्थ फ्रॉम द स्पेस, ओके।
अब बात करेंगे हम थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब ये स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब क्या होता है? स्पॉन्टेनियस शब्द का मतलब है अपने आप कोई चीज यदि हो जाती है तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। अब देखिए, उस समय ये आपको जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कंसेप्ट है बहुत फनी लगेगा, लेकिन आप इतनी बात को भी सोचिए कि उस समय बहुत ज्यादा साइंटिफिक रिसर्च नहीं हुई है ना, लोगों को चीजों के बारे में पता नहीं है। जो जो भी चीजें वो अपने आसपास ऑब्जर्व करते थे उसको एक थ्योरी के रूप में उन्होंने दे दिया, राइट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पीपल बिलीव, लोग मानते थे कि जो रॉटिंग मीट है, मतलब एक मीट जो कि सड़ा हुआ मीट है, सड़ा हुआ मांस, उसको हम कहते हैं रॉटिंग मीट, उसमें जो है वो फ्लाइज के लार्वा पाए जाते हैं। फ्लाइज के लार्वा को क्या कहते हैं बेटा? मैगॉट्स कहते हैं। और ये जो लार्वा है ये मीट से ही इनका ओरिजिन हुआ है, राइट। यस, सो मैगॉट्स फ्रॉम द रॉटिंग मीट। जब बरसात होती है और जो मिट्टी होती है, मड होती है, व्हेन इट इंटरेक्ट्स विद फिजिकल फोर्सेस लाइक लाइट और दैट इज द रेन, तो उसमें फ्रॉग्स अपने आप उस मड से आ जाते हैं। यस, माइस फ्रॉम द ग्रेन एंड द डर्टी क्लॉथ। अब देखिए, एक साइंटिस्ट ने तो कुछ ऐसा मतलब बताया कि उन्होंने क्या किया, अपनी एक मॉइस्ट टी शर्ट को ग्रेन के साथ कहीं रख दिया और कुछ समय बाद आकर के वो देखते हैं कि वहां पे माइस पाए गए हैं। तो उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जैसा कि मैंने आपको कहा है ना, कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिक बेस नहीं है इनका, लेकिन जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वही उन्होंने एक थ्योरी के रूप में दे डाला। तो ग्रेन से या मॉइस्ट शर्ट से हम कह रहे हैं कि माइस का ओरिजिन हो रहा है ना। माइक्रोब्स फ्रॉम द न्यूट्रिएंट ब्रॉथ। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर अपने आप इसी ब्रॉथ से माइक्रोब्स जो है उनका जन्म हो रहा है ना। तो कोर आइडिया स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी का यही है कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग ऑर्गेनिज्म का ओरिजिन हो जाता है, बिना किसी पेरेंट के, बिना किसी प्री एग्जिस्टिंग लाइफ के, है ना। तो ये बहुत ही अजीब लगेगा सुनने में, बट अगेन एज आई टोल्ड यू कि इनके समय तक चीजों के बारे में हमें इतनी जानकारी नहीं है। आज के समय में हमें पता है कि अगर एक ब्रेड का पीस मैं रख देती हूँ, है ना, बरसाती सीजन में स्पेशली, तो उस पर अगले ही दिन हरे हरे रंग की फंगस आ जाती है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हम निकालेंगे ना कि ब्रेड से फंगस का ओरिजिन हो रहा है। हमें पता है कि फंगस के स्पोर्स हवा में है। ये फंगस के स्पोर्स को जैसे ही कंड्यूसिव कंडीशंस मिली अपनी ग्रोथ के लिए, तो उन्होंने क्या बना दिया, जो है इट हैड बेसिकली उसको सबस्ट्रेट मिला और वो ग्रो कर गया, है ना। लेकिन इनके समय तक ये बातें नहीं पता थी, और यही रीजन है कि करीब 2000 साल तक लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी पर ही यकीन करते रहे, राइट। सो यहाँ पे मैंने रीजंस बताए हैं कि क्यों लोग इतने समय तक इस पे यकीन करते रहे, क्योंकि दे डिड नॉट नो अबाउट द माइक्रोबियल स्पोर। उन्हें ये नहीं पता था कि माइक्रोब्स के स्पोर्स हवा में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें एग्स के फ्लाइज जो है, एग्स जो है फ्लाइज के द्वारा जो है एग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनको इन चीजों के बारे में नहीं पता था, है ना। कंटेमिनेशन एयर के द्वारा हो सकता है, इन चीजों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। यही रीजन है। अब देखिए, एक मतलब क्या होता है ना कि किसी चीज पे जब हम यकीन करते हैं और उसी पे हम इतने सालों से यकीन करते आ रहे हैं, तो कुछ अगर ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इनको बिल्कुल नकारा कर देते हैं, तो वो लोगों को डाइजेस्ट नहीं होते आसानी से। और यही आगे की स्लाइड्स में हम देखेंगे कि यही होने वाला है। जब ऐसे एक्सपेरिमेंट होने लग गए जिन्होंने स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी को चैलेंज करना शुरू किया, तो वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनके रिजल्ट्स को भी काफी ज्यादा मतलब चैलेंज फेस करना पड़ा। सो लेट्स सी। अब देखिए, साइंटिस्ट ने काम करना शुरू किया और क्वेश्चन मार्क रेज किए इन चीजों पे कि क्या लाइफ सच में नॉन लिविंग मैटर से आ जाती है? क्या मीट खुद से मैगॉट्स यानी लार्वा ऑफ फ्लाई प्रोड्यूस कर देता है? क्या एक बॉइल्ड ब्रॉथ से भी माइक्रोब्स का ओरिजिन हो सकता है ना। बॉइल्ड ब्रॉथ में क्या होगा कि माइक्रोबायल कंटेमिनेशन फ्री हो जाएगा, क्या उसमें माइक्रोब्स आ सकते हैं? क्या एयर से लाइफ बनती है या एयर कैरी करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या लाइफ को, राइट। सो इन चीजों के बारे में जो हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और अपने बहुत इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन्स बनाए, वो थे फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंज़नी एंड लुइस पास्चर। तो इनके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जरा ब्रीफली हम समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम फ्रांसिस्को रेडी के एक्सपेरिमेंट के बारे में। अब देखिए, इन्होंने क्या किया, रेडी साहब ने एक ओपन जार लिया
सबसे पहले तो इन्होंने एक मीट का टुकड़ा लिया और मीट के टुकड़े को इन्होंने सबसे पहले एक ओपन जार में रखा। ओपन जार में जब इन्होंने मीट के टुकड़े को रखा तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ समय बाद यहाँ पे देखिए, कुछ समय बाद आ जाते हैं यहाँ पे मैगॉट्स यानी लार्वा ऑफ द फ्लाइज, है ना। जब इन्होंने इस जार को सील्ड रखा, जब इन्होंने इस जार को सील्ड रखा तो यहाँ पे कोई मैगॉट्स का अपीयरेंस नहीं हो रहा है। और जब इसको इन्होंने कवर कर दिया किससे, गॉस। गॉस जो है बेसिकली क्या होता है, एक वायर मेश जैसा कपड़ा होता है जहां से एयर पास हो सकती है, राइट, लेकिन वो एक कवरिंग है। तो इसमें इन्होंने देखा कि जो एग्स हैं यानी कि जो लार्वा है फ्लाइज के, वो मीट के आसपास तो नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन इस कपड़े के ऊपर ये जो लार्वा है, ये जो मैगॉट्स हैं, इस कपड़े के ऊपर पाए जा रहे हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, आप खुद सोचिए। जिसका मतलब क्या हुआ कि मीट जो है इटसेल्फ, मीट से मैगॉट्स नहीं आ रहे हैं भाई। अगर मीट से मैगॉट आने होते तो इस वाले केस में भी आ जाते, इस वाले केस में भी आ जाते, है ना। मीट से मैगॉट्स नहीं आ रहे हैं भाई। मीट को जब तुम एक्सपोज कर दोगे तो फ्लाइज आएंगी एंड दे विल ले देयर एग्स, एग्स लार्वा बनेंगे, तब आपको मैगॉट्स उसमें दिखेंगे। लेकिन जब हम इसे सील करेंगे कोई मैगॉट्स नहीं दिखेंगे। जब इसे गॉस कवर से जो है गॉस से कवर कर देंगे तो उस समय आपको मैगॉट्स कपड़े पे मिलेंगे, क्योंकि फ्लाइज मस्ट हैव लेड देयर एग्स हियर, है ना, दे कुड नॉट एंटर इनटू द जार। तो इस बात से हमें मतलब थोड़ा सा एक यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस एक्सपेरिमेंट डिस्प्रूव द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बट फॉर विजिबल ऑर्गेनिज्म। अब लोगों ने फिर सवाल उठाया कि ठीक है भाई, मान लेते हैं विजिबल ऑर्गेनिज्म के लिए एक बार को हम ये बात मान भी लें कि विजिबल ऑर्गेनिज्म जो है वो मीट से, यहाँ पे जैसे लार्वा है विजिबल ऑर्गेनिज्म है वो, ठीक है, दैट इज उसका ओरिजिन नहीं हुआ है। व्हाट अबाउट द इनविजिबल माइक्रोबायल ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायल ऑर्गेनिज्म जो कि ब्रॉथ यानी एक मीडियम के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम को अगर हम रखते हैं तो उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं। आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, चलो इसको भी एक्सप्लेन करने आते हैं हमारे लेज़ेरो स्पेलेंज़नी साहब। अब इन्होंने देखें क्या एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बनाया, उसे एक फ्लास्क में रखा और फिर उसे बॉईल कर दिया। अब यहाँ पे बॉईल क्यों किया होगा, सोचिए जरा एक बार को। तो इसको इन्होंने बॉयल इसलिए किया ताकि इसमें अगर पहले से कोई माइक्रोब्स रहे होंगे तो इट विल किल ऑल द माइक्रोब्स, बिकॉज ही हैज टू अल्टीमेटली प्रूव इट ना। तो इन्होंने ये बात को प्रूव करना था, तो पहले से अगर इसमें कोई माइक्रोब्स है तो उसे माइक्रोब्स को किल करना होगा। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको सील कर दिया और सील करने के बाद इन्होंने इसे छोड़ दिया कि भैया लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब देखिए रिजल्ट क्या है। रिजल्ट ये है कि ब्रॉथ में कोई माइक्रोब्स नहीं पाए गए, कोई माइक्रोब्स की ग्रोथ यहाँ पे नहीं देखी गई। इसका मतलब ब्रॉथ से माइक्रोब नहीं आ रहे, है ना। जब इन्होंने कंटेनर के अंदर से सीलिंग हटा दी, जब इन्होंने कंटेनर में एयर की एंट्री को अलाउ कर दिया तो यहाँ पे माइक्रोब्स पाए गए, तो इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जब हमने इसको सील्ड रखा तो कोई माइक्रोब्स नहीं आ रहे, एयर की एंट्री हो गई तो यहाँ पे माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई अपने आप ब्रॉथ के अंदर माइक्रोब्स का ओरिजिन नहीं हो रहा है, ये तभी अपीयर हो रहे हैं जब एयर की एंट्री हो रही है, व्हेन एयर इज अलाउड इन। और ये एक्सपेरिमेंट एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है इस बात को कि लाइफ भैया प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रहे हैं, माइक्रोब जो है वो एयर से आ रहे हैं और एयर्स में पहले से माइक्रोब्स एग्जिस्ट करते हैं, प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब से ही नए माइक्रोब्स बनते हैं, ब्रॉथ से ये माइक्रोब्स नहीं आ रहे। अब इन्होंने तो अपनी बात रखी लेकिन इनको भी चैलेंज किया गया। सोचो इन्हें भी अब चैलेंज किया गया, अब क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्यों ऑब्जेक्शन है लोगों को। देखिए वाई वॉज स्पेलेंज़नी नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली। इसके जो सपोर्टर हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि हम इतने सालों से ये बात मानते आ रहे हैं, हम कैसे आपकी मतलब एक एक्सपेरिमेंट से तुरंत कैसे यकीन करें, हम अभी भी इसको चैलेंज करेंगे। कैसे चैलेंज करेंगे और किस बिहाफ पे हम चैलेंज करेंगे। इन्होंने आर्ग्यू किया कि जब हम फ्लास्क को बेटा सील कर देते हैं तो हमने तो एयर की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। आपने कहा आपने फ्लास्क को सील कर दिया और न्यूट्रिएंट ब्रॉथ के अंदर कोई माइक्रोब्स नहीं पाए गए, लेकिन आप ये भी तो देखो आपने एयर की एंट्री को ब्लॉक किया है और एयर तो एक, है ना, वाइटल फोर्स है भाई, लाइफ के लिए वाइटल है ना, ऑक्सीजन चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो वो लॉजिकली नहीं आएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये सवाल उठाया गया। अब इस सवाल का जवाब जो देगा वही मेरे हिसाब से तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाली जो थ्योरी है उसको पूरी तरीके से क्या कर देगा, उसको डिस्प्रूव करेगा। तो ऐसा कौन है जो ये काम करेगा। सो अब आते हैं
पैस्चर साहब के फेमस एक्सपेरिमेंट पे, जिसका नाम है स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। क्यों इसे स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट कहा गया है, आपको फिगर यहाँ पे क्लियरली ये बात बता रही होगी। क्योंकि देखिए यहाँ पे इन्होंने जो फ्लास्क लिया, इसकी आप ट्यूब देखें, इसकी जो नेक है बिल्कुल एक स्वान के नेक से रिजेंबल कर रही है। एक स्वान की गर्दन कैसी होती है आपको पता है ना? तो एक स्वान की गर्दन से रिजेंबल करता हुआ इन्होंने एक ऐसी ट्यूब वाला फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने एक ब्रॉथ मीडियम लिया और इसको बॉईल कर दिया। अगेन बॉईल क्यों किया? इसे माइक्रोबायल कंटेमिनेशन फ्री बनाने के लिए, बिकॉज ही हैज टू अल्टीमेटली प्रूव हिज पॉइंट, राइट? अब स्टेरलाइज करने के बाद इन्होंने जब इसको कुछ समय के लिए रखा तो इन्होंने, अब देखिए स्पेलेंजनी का चैलेंज क्या था कि आपने एयर की एंट्री को रोक दिया, है ना? एयर की एंट्री को आपने रोक दिया तो वाइटल फोर्स नहीं रहा, जिसकी वजह से माइक्रोब्स नहीं आए। इसी चैलेंज को ओवरकम करना था पैस्चर साहब को। तो इन्होंने कहा कि चलो भैया मैं एयर की एंट्री को अलाउ करता हूं, आ जाए एयर, लेकिन तब भी मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि ब्रॉथ से अपने आप माइक्रोब्स का ओरिजिन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप देखिए, अगर हम इस प्रकार की नेक लेते हैं इस कंटेनर की, ही वाज वेरी स्मार्ट, मतलब देखिए एयर की एंट्री को तो हम अलाउ कर रहे हैं, है ना? एयर की एंट्री को तो हम अलाउ कर रहे हैं, लेकिन एयर के द्वारा मान लीजिए कोई डस्ट है या माइक्रोब्स हैं, तो वो इसकी स्वान नेक के अंदर ही ट्रैप हो जाएंगे, राइट? और स्वान नेक के अंदर ट्रैप होने के कारण न्यूट्रिएंट मीडियम को जब हम टेस्ट करेंगे कुछ समय बाद, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि ब्रॉथ जो है वो स्टेराइल रहेगा, उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं पाए जाएंगे। क्लियर हुई ये बात, है ना? तो इससे, हाँ, जब इन्होंने माइक्रो जो अपना कंटेनर है उसकी नेक को देखिए तोड़ दिया, इसकी नेक को ब्रेक कर दिया या उसे टिल्ट कर दिया, तो उस समय इन्होंने देखा कि माइक्रोब्स और डस्ट दोनों की एंट्री हो सकती है, जिसकी वजह से ब्रॉथ कंटेमिनेट हो सकता है और इसलिए यहाँ पे आपको माइक्रोब्स मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एयर इटसेल्फ इज कैरिंग द माइक्रोब्स इनटू द ब्रॉथ से माइक्रोब्स का ओरिजिन नहीं हो रहा है ना? तो इसका रिजल्ट रहा कि माइक्रोब्स अपीयर्ड इन द ब्रॉथ, लेकिन एयर से लाइफ क्रिएट नहीं हुई है भैया। जैसे कि स्पेलेंजनी के चैलेंज में लोगों ने कहा कि एयर से लाइफ क्रिएट होती है, आपने एयर को ब्लॉक कर दिया। हम कह रहे हैं कि नहीं, एयर से लाइफ क्रिएट नहीं हुई है। इंस्टेड माइक्रोब्स प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स से आते हैं जो कि एयर के द्वारा कैरी किए जाते हैं। आई होप आपको एब्सोल्युटली ये बात समझ में आ गई होगी। पैस्चर साहब के एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया गया है एनसीईआरटी में, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी का जिक्र किया गया है बहुत ही ब्रीफ में, लेकिन आपको उसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी आपको ये बातें समझ में आ सकती हैं, राइट? अब फाइनली आज जो हमारा मतलब एक कंक्लूजन निकलता है लाइफ के बारे में, वो यही है कि लाइफ भैया नॉन लिविंग मैटर से तो नहीं आती है, लाइफ हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती है, राइट? क्या चीजें रिजेक्ट हो गई इसके कारण कि जो हमारा स्पॉन्टेनियस जनरेशन वाला एक आइडिया था वो पूरा रिजेक्ट हो गया, है ना? इससे क्या इस्टेब्लिश हुआ कि मैगॉट्स जो है वो एक मीट से नहीं आ रहे हैं, वो फ्लाइस से आ रहे हैं। माइक्रोब्स जो है वो एयर के कारण ओरिजिन नहीं हो रहा, या उसका जो है ब्रॉथ से ओरिजिन नहीं हो रहा, वो प्री एग्जिस्टिंग माइक्रोब से ही आ रहे हैं। और ब्रॉथ को अगर हम छोड़ देते हैं तो उसमें बेसिकली जो है अपने आप माइक्रोब्स नहीं पनप रहे हैं, उसकी कंटेमिनेशन के कारण उसमें माइक्रोब्स पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज दिस स्टिल डज नॉट एक्सप्लेन कि लाइफ आखिर धरती पे कैसे आई। हमने यहाँ से बस इतनी बात बताई ना कि न्यू लाइफ जो है वो कहाँ से आई, है ना? वो आई है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, लेकिन फिर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई? तो अल्टीमेटली लाइफ का ओरिजिन पहली बार सेल कैसे बना, इन चीजों का जवाब आपको इन एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलने वाला है। तो इस कहानी को जानने के लिए आपको इस लेक्चर का मतलब लेक्चर सीरीज का पार्ट 2 देखना होगा, तभी आपको कहानी पूरी तरीके से समझ में आएगी, राइट? सो आज जो हमने डिस्कस किया ब्रीफली, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, द यूनिवर्स ओरिजिन, द ओरिजिन ऑफ अर्थ, द एक्सपेरिमेंट्स दैट हैड डिसअप्रूव्ड द स्पॉन्टेनियस जनरेशन कंसेप्ट, एंड फाइनली द एक्सेप्टेड कंक्लूजन दैट इज बायोजेनेसिस व्हिच सेज दैट लाइफ कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट मोर एंड कीप वॉचिंग।